कल्पना करो, एक अंडरग्राउंड खौफनाक फाइट क्लब में 300 खूंखार गुंडे जानलेवा हथियारों के साथ खड़े हैं। उनके सामने एक अकेला साधारण सा लड़का अपनी डरी हुई छोटी बहन को एक शानदार ब्लैक पियानो के पीछे छिपाता है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा खौफनाक खेल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लड़का अपने बाएं हाथ से पियानो पर दुनिया की सबसे मुश्किल धुन बजाने लगता है, जबकि उसका दायां हाथ मौत का तांडव मचाना शुरू कर देता है। हर एक म्यूजिकल नोट के साथ एक दुश्मन जमीन पर गिरता है और चीखें गूंज उठती हैं। ये कोई हॉलीवुड का एक्शन सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसे लड़के की खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए। कहानी की शुरुआत में हम लिन चेन को देखते हैं, जो शहर का सबसे आम और मेहनती डिलीवरी बॉय है। उसकी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है, क्योंकि उसकी छोटी बहन लिन या अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अगले ही हफ्ते उसकी बहन की एक अहम सर्जरी होनी है और इसके लिए उसे 1 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। पैसों के लिए लिन चेन पागलों की तरह दिन रात काम कर रहा है। तभी एक रात उसके फ़ोन पर वांग तेंग नाम के एक अमीर और घमंडी बिगड़े हुए रईसजादे का कॉल आता है। वांग उसे एक बेहद अजीबोगरीब ऑफर देता है। वांग को अपने परिवार के दबाव में एक बदसूरत और मोटी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है, लेकिन वह उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए वह लिन को 1 लाख रुपये का लालच देता है और कहता है कि वह वांग बनकर उस 5 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट में जाए और उस लड़की के साथ इतना बुरा और घटिया बर्ताव करे कि वह खुद ही रिश्ता तोड़ दे। एडवांस के तौर पर वांग तुरंत लिन के खाते में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। अपनी बहन की जान बचाने के लिए लिन बिना सोचे समझे यह सौदा मंजूर कर लेता है। जैसे ही लिन अपनी खटारा बाइक पर बैठता है, अचानक उसके दिमाग में एक रहस्यमयी और ठंडी रोबोटिक आवाज़ गूंजती है। उसे गॉड लेवल पावर लेवलिंग सिस्टम मिल चुका है। यह चमत्कारी सिस्टम उसे इस अनोखे मिशन को पूरा करने के लिए कुछ अस्थायी लेकिन बेहद खौफनाक ताकतें देता है। पलक झपकते ही लिन के पसीने से भीगे फटे पुराने कपड़े इटली के बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाए गए एक शानदार अरमानी सूट में बदल जाते हैं। सिस्टम उसे एक डोमिनेटिंग सीईओ ऑरा देता है, जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफ़ी है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसके सामने एक 120 मिलियन की कीमत वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ और ख़तरनाक सुपरकार कोनिग्सेग 1 आकर खड़ी हो जाती है। जब लिन उस करोड़ों की सुपरकार से उतरकर मिशेलिन रेस्टोरेंट में कदम रखता है, तो वहाँ मौजूद बड़े बड़े करोड़पति और बिजनेसमैन उसका रुतबा और ऑरा देखकर खौफ से कांप उठते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब पलटने वाली थी। वांग तेंग ने जिसे 200 पाउंड की मोटी और बदसूरत लड़की कहा था, वह असल में शहर की सबसे खूबसूरत, हॉट और ठंडे मिजाज वाली अरबपति सीईओ सू मूशोए निकलती है। उसकी खूबसूरती और कातिलाना अदाएं देखकर लिन चेन पूरी तरह सन्न रह जाता है। लिन अभी यह सोच ही रहा होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की के सामने बुरा बर्ताव कैसे करे, तभी एक भयानक धमाका होता है। रेस्टोरेंट के मजबूत कांच के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं और हथियारों से लैस 5 खूंखार आतंकवादी अंदर घुस आते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए ज़मीन पर लेट जाते हैं। उन आतंकवादियों में से एक की गंदी नज़र सू मू शुए पर पड़ती है। वह उसके गले का बेशकीमती नीलम का हार छीनने और उसके साथ बदसलूकी करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ठीक उसी पल सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है। सिस्टम लिन को सूट ठग कॉम्बैट मास्टर की ताकत और 3 मिनट की एब्सोल्यूट डिफेंस शील्ड देता है। लिन की आंखें एक खूंखार शिकारी की तरह चमक उठती हैं। वह बिजली की तेजी से उस आतंकवादी का हाथ पकड़कर उसे इस कदर मरोड़ता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। फिर वह बेहद शान से अपनी रेशमी टाई निकालता है और उससे उस गुंडे का गला घोंटकर उसे जमीन पर सुला देता है। ये सब देखकर आतंकवादियों का लीडर पागल हो जाता है और गोलियां चलाने का हुक्म देता है। लेकिन लिन अब कोई आम इंसान नहीं था। वह एक भारी भरकम डाइनिंग टेबल को हवा में उछालकर 2 आतंकवादियों को कुचल देता है और अपनी गजब की फुर्ती से बाकी बचे दुश्मनों को भी पलक झपकते धूल चटा देता है। तभी लीडर बौखलाकर पर सीधे अपनी राइफल तान देता है और गोली चला देता है। सू मू शुए की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन लिन एक पल गंवाए बिना उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है। गोली सीधे लिन की पीठ पर आकर टकराती है, लेकिन सिस्टम की जादुई शील्ड के कारण
वह बुलेट एक लोहे की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। लिन को एक खरोंच तक नहीं आती। ये खौफनाक नजारा देखकर पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह जाता है और आतंकवादी लीडर डर के मारे अपने घुटनों पर गिर पड़ता है। सू मू शुए इस रहस्यमयी और बेतहाशा ताकतवर इंसान को देखकर पूरी तरह अपना दिल हार बैठती है। लिन शांति से अपनी कोट सही करता है और सू से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं ये सौदा रद्द करता हूँ, और वहां से एक महानायक की तरह निकल जाता है। लिन को लगता है कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसका सूट और कार गायब हो जाते हैं और वह फिर से एक साधारण डिलीवरी बॉय बन जाता है। उसे ये नहीं पता था कि सू मू शुए अपने परिवार को शादी से मना करने के लिए उस पूरी ब्लाइंड डेट को सीक्रेट कैमरे से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कर रही थी। लिन की वो पूरी फाइट, बुलेट रोकने का कारनामा और उसका वो कातिलाना डायलॉग पूरे इंटरनेट पर सुनामी की तरह फैल चुका था। पूरे सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग बस उसी मिस्टीरियस सूट ठग को ढूंढ रहे थे। इंटरनेट पर मिले इस भयंकर शॉक वैल्यू के कारण सिस्टम उसे इनाम में 20 लाख रुपए नकद और गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल देता है। लिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी बहन की सर्जरी हो सकती थी, लेकिन मुसीबतें अभी टली नहीं थीं। तभी लिन के खस्ताहाल और बदबूदार कमरे के दरवाजे पर जोर की लात पड़ती है। अमीरजादा वांग तेंग अपने खतरनाक गुंडों के साथ वहां पहुंचता है। वांग यह सोच रहा था कि लिन पैसे लेकर भाग गया है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि लिन ही वो मिस्ट्री हीरो है। वांग लिन को गालियां देता है और अपने गुंडों से लिन की हड्डियां तोड़ने को कहता है। लिन की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वह अपने सिस्टम के एब्सोल्यूट ऑरा का इस्तेमाल करता है, जिससे कमरे का तापमान गिर जाता है और वांग के गुंडे मौत के खौफ से कांपते हुए वहीं घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। लिन कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम की मदद से वांग का फोन हैक कर लेता है। वह वांग के सारे सीक्रेट और गंदे वीडियो इंटरनेट पर और वांग के परिवार वालों को भेज देता है। वांग की जिंदगी और इज्जत पल भर में तबाह हो जाती है और वो गिड़गिड़ाता हुआ वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। कुछ ही देर बाद एक करोड़ों की शानदार रोल्स रॉयस कार लिन की बस्ती के बाहर रुकती है। अरबपति सीईओ सू मू शुए उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचती है। डिलीवरी बॉय के कपड़ों में लिन को देखकर वह हैरान नहीं होती, बल्कि वो ये मान बैठती है कि लिन एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी इंसान है जो जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर गरीबों की तरह जिंदगी का अनुभव ले रहा है। वो लिन के सामने झुक जाती है और अपनी पूरी संपत्ति और खुद को उसे सौंपने की पेशकश करती है। लेकिन इससे पहले कि लिन कुछ कह पाता, सिस्टम उसे एक और इमरजेंसी मिशन दे देता है। देश की सबसे मशहूर और खूबसूरत पॉप स्टार चिन केशिन की जान खतरे में थी। कुछ खतरनाक हथियारों ने उसे शहर के बाहर के घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर घेर लिया था। लिन तुरंत सू मू शुए को वहां छोड़कर चला जाता है। सिस्टम उसे एक मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ एस्टन मार्टिन वल्कन सुपरकार देता है। लिन हवा से बातें करते हुए मौत की उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। वहां चिन केशिन की गाड़ी को 3 भारी और खतरनाक ट्रकों ने खाई के किनारे फंसा लिया था। गुंडे उसके पास पहुंच ही रहे थे कि तभी लिन की सुपरकार एक दहाड़ते हुए दानव की तरह वहां पहुंचती है। गुंडे लिन की सुपरकार को अपने ट्रकों से कुचलना चाहते हैं, लेकिन लिन अपनी गॉड लेवल ड्राइविंग का इस्तेमाल करता है। वह अपनी कार को हवा में 2 पहियों पर उठाता है और 2 भारी ट्रकों के बीच की नामुमकिन सी जगह से चीरता हुआ निकल जाता है। फिर वह अपनी कार घुमाता है और लीडर के ट्रक को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि वह भारी भरकम ट्रक हवा में उछलकर गहरी खाई में जा गिरता है और एक धमाके के साथ फट जाता है। बाकी बचे गुंडे खौफ के मारे लिन के सामने घुटने टेक देते हैं। चिन केशिन इस मिस्ट्री हीरो पर अपना दिल हार बैठती है और उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहती है, लेकिन अपनी पहचान को दुनिया से छुपाने के लिए लिन सीधा उस सुपरस्टार का फोन छीनकर खाई में फेंक देता है और वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अगली सुबह पूरा इंटरनेट एक बार फिर क्रैश हो जाता है। चिन केशिन ने अपने डैश कैम का वीडियो पोस्ट कर दिया था और इंटरनेट के जासूसों ने कारों की नंबर प्लेट देखकर यह पता लगा लिया कि रेस्टोरेंट का हीरो और पहाड़ी रास्ते का हीरो एक ही इंसान है। अब देश की 2 सबसे मशहूर और ताकतवर लड़कियां, अरबपति सीईओ और टॉप पॉप स्टार, पब्लिक में खुलेआम एक ही मिस्ट्री मैन को पाने के लिए लड़ रही थी। इस पूरी घटना से लिन को लाखों शॉक पॉइंट्स मिलते हैं। वह इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को जेनेटिकली अपग्रेड कर लेता है। उसकी मांसपेशियां फौलाद की तरह मजबूत हो जाती हैं और वह एक असली सुपर ह्यूमन बन जाता है। लेकिन तभी एक ऐसा फोन कॉल आता है जो लिन की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। शहर के सबसे खूंखार अंडरग्राउंड माफिया डॉन झाओ तियानवा ने लिन की बीमार बहन का अस्पताल से अपहरण कर लिया था। डॉन ने ही चिन केशिन पर हमला करवाया था और लिन ने उसके आदमियों को मारकर उसका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया था। बदला लेने के लिए डॉन ने लिन को अपने खौफनाक पुराने बूचड़खाने के फाइट क्लब में बुलाया था और धमकी दी थी कि अगर वो अकेला नहीं आया तो उसकी बहन को मार दिया जाएगा। जब लिन उस बूचड़खाने में पहुंचता है तो अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। 300 खतरनाक गुंडे नंगी तलवारों और हथियारों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। डॉन अपनी कुर्सी पर बैठा था और लिन की डरी हुई बहन को गुंडों ने जमीन पर दबा रखा था। डॉन हंसते हुए लिन की बेइज्जती करता है। लिन की आंखों में ऐसा भयानक खून उतर आता है जो किसी शैतान को भी डरा दे। लिन बिना कुछ बोले बस एक हल्की सी लात मारता है और वो सैकड़ों किलो का लोहे का भारी दरवाजा हवा में उड़ता हुआ अंदर गिरता है, जिससे कई गुंडे कुचले जाते हैं। लिन की इस शैतानी ताकत को देखकर
300 गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक गुंडा लिन के सिर पर तलवार से वार करता है, लेकिन लिन बिना उसकी तरफ देखे अपनी सिर 2 उंगलियों से उस तलवार के टुकड़े कर देता है और पलक झपकते ही उसकी गर्दन पर ऐसा वार करता है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर डॉन पूरी तरह बौखला जाता है और चिल्लाते हुए सारे 300 लोगों को एक साथ हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन लिन भागने के बजाय दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अब तुम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सिस्टम लिन को डेथ रीपर की जानलेवा ताकत और वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट का हुनर देता है। लिन अपनी रोती हुई बहन को प्यार से गोद में उठाता है और उसे एक शानदार पियानो के पीछे छिपाकर कहता है, जब तक म्यूजिक चले आंखें बंद रखना। और फिर शुरू होता है मौत का वो ऐतिहासिक तांडव। लिन आराम से बैठता है और अपने बाएं हाथ से पियानो पर एक बेहद तेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन फ्लाइट ऑफ द बम्बलबी छेड़ता है और अपने दाएं हाथ से पास पड़ी एक टूटी हुई तलवार उठा लेता है। जैसे जैसे पियानो के नोट्स की रफ्तार बढ़ती है, लिन की तलवार भी मौत की मशीन बन जाती है। जो भी उसके करीब आता है वह पलक झपकते ही कटकर गिर जाता है। हर म्यूजिकल बीट के साथ एक गुंडे की हड्डी टूटती है। पियानो की खूबसूरत धुन और मौत की दर्दनाक चीखें मिलकर एक ऐसा डरावना संगीत बना रही थीं जिसे वो गुंडे जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर 300 गुंडे खून से लथपथ होकर जमीन पर तड़प रहे थे। बाकियों के हथियार उनके हाथों से छूट चुके थे और वो जान की भीख मांग रहे थे। डॉन अब थर थर कांप रहा था। उसे समझ आ चुका था कि उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि साक्षात यमराज से पंगा ले लिया है। क्या लेन चेन उस डॉन को जिंदा छोड़ेगा? और जब दुनिया को इस साधारण दिखने वाले डिलीवरी बॉय की असली ताकत का पता चलेगा तो क्या होगा? इस कहानी का रोमांच अभी बस शुरू हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे लिन चेन उस डॉन के साथ क्या करेगा और उसकी असली शक्ति पूरी दुनिया को कैसे हिला देगी, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स जरूर पूरे करें। जैसे ही यह लक्ष्य पूरा होगा, अगला धमाकेदार एपिसोड तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट और तैयार हो जाइए इस अविश्वसनीय कहानी के अगले विस्फोटक अध्याय के लिए। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी इंसान की असली ताकत उसकी मुट्ठियों में नहीं बल्कि उस दर्द में छिपी होती है जिसे उसने चुपचाप सहा हो। और जब वही दर्द आग बन जाए तो दुनिया राख बनने में देर नहीं लगाती। डॉन झाओतियानबा अब थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में पहली बार वह डर था जो सिर्फ मौत को सामने देखकर पैदा होता है। अभी कुछ मिनट पहले तक वह खुद को इस अंडरवर्ल्ड का बादशाह समझता था, लेकिन अब वह अपने ही साम्राज्य के मलबे पर घुटनों के बल पड़ा था। मेरे सामने 300 हथियारबंद गुंडे थे। अब वे सिर्फ टूटी हड्डियों, खून और चीखों का ढेर बन चुके थे। मैंने अपनी उंगलियों के बीच लगे खून के छोटे से धब्बे को सफेद रुमाल से धीरे धीरे साफ किया। हर हरकत शांत, नियंत्रित, ऑलमोस्ट एलिगेंट, न कि एक मैसेकर। झाओतियानबा अपनी कुर्सी से लुढ़क कर सीधे मेरे पैरों में आ गिरा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। महंगे कालीन पर गिरती पीली बूंदें बता रही थीं कि अंडरवर्ल्ड का यह शेर अब एक डरा हुआ चूहा बन चुका है। लेकिन ये नहीं, लिंगे सर, मैं गलती कर बैठा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पास 300 मिलियन है, सब आपके। मेरा कैसीनो, मेरे लोग, मेरी सारी प्रॉपर्टी, सब आपकी। बस मुझे छोड़ दीजिए। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी बहन के चेहरे पर जो थप्पड़ का निशान है। मेरी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। क्या वह भी तुम्हारी गलती थी? उसका चेहरा एक पल में ढह गया। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। नहीं, वो मैंने नहीं किया। मेरे आदमियों ने, उन्होंने अपनी मर्जी से। मैं कसम खाता हूं। कसम? ऐसे लोगों की कसम की कीमत धूल से भी कम होती है। मौत सामने देखकर उसने अपनी आखिरी चाल चली। तुम मुझे नहीं मार सकते, वह लगभग चीख पड़ा। मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पीछे क्योटो की टॉप फोर्सेस हैं। पहाड़ी रास्ते वाली कारें, वो सब उन्हीं की थीं। अगर तुमने मुझे छुआ तो वे तुम्हें और तुम्हारी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसका फाइनल कार्ड। लेकिन मेरा चेहरा जरा भी नहीं बदला। अच्छा, मैंने शांत स्वर में कहा। फिर मैंने अपना पैर उठाया और उसके दाहिने घुटने पर रख दिया। कड़ाक! उसकी चीख ने पूरे बूचड़खाने को हिला दिया। वह दर्द से जमीन पर तड़पने लगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। क्योटो की ताकत, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं इंतजार करूंगा। कड़ाक कड़ाक कड़ाक, 3 और वार। तेज, सटीक, निर्दयी। उसके दोनों हाथ, दूसरा घुटना और कंधे, सब खत्म। कुछ ही सेकंड में झाओतियानबा, जो कभी शहर का सबसे खौफनाक नाम था, एक ऐसे अपाहिज में बदल चुका था जो अपने दम पर सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कभी कभी मौत दया होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सजा है। वह दर्द से कराहते कराहते बेहोश हो गया। मैंने रूमाल उसके चेहरे पर फेंका और पास पड़े एक गुंडे की जेब से फोन निकाला। अगले ही पल मेरी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। शांत, सभ्य, ऑलमोस्ट इनोसेंट। हेलो, क्या यह एंटी गैंग क्राइम हेल्पलाइन है? मैं एक अनोनिमस सिटीजन बोल रहा हूँ। शहर के दक्षिणी इलाके के पुराने बूचड़खाने में एक बड़ा इलीगल कसिनो और क्रिमिनल सिंडिकेट चल रहा है।
यहाँ अब भी भारी हिंसा हुई है, प्लीज सेंड पुलिस इमीडिएटली। फोन रखते ही मैं पियानो के पीछे गया। मेरी छोटी बहन अब भी आंखें बंद की कांपती हुई बैठी थी। मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। म्यूजिक खत्म हो गया, अब हम घर चलेंगे। दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज उभरने लगी थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मैं अपनी बहन को सीने से लगाए उस अंधेरी रात में गायब हो चुका था। 15 मिनट बाद 20 बख्तरबंद पुलिस गाड़ियां पुराने बूचड़खाने को चारों ओर से घेर चुकी थीं। स्पेशल टास्क फोर्स के कप्तान लीहू अपनी टीम के साथ अंदर घुसे। सब लोग हथियार डालो, पुलिस। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके कदम वहीं जम गए। उनके सामने जो दृश्य था वह किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। 300 से ज्यादा हथियारबंद गुंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे। कोई उठने की हालत में नहीं था। हर तरफ टूटे हथियार, खून और भय की गंध थी। बीचों बीच उस भव्य काले पियानो के पास झाओ तियानबा एक टूटी हुई कठपुतली की तरह पड़ा था। लेईहू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अविश्वास था। यह एक गैंगवार नहीं है, उसने धीमे से कहा। एक अनुभवी अधिकारी ने कांपती आवाज में रिपोर्ट दी। सर, कोई गोली नहीं चली, कोई विस्फोट नहीं हुआ। ये सभी लोग सिर्फ प्योर फिजिकल फोर्स से गिराए गए हैं और वह 4 टन का स्टील दरवाजा बाहर से एक ही बार में तोड़ा गया है। लेईहू की आंखें सिकुड़ गईं। उसे अचानक कल रात का मिशेलिन रेस्टोरेंट याद आया। वह रहस्यमयी आदमी जिसने निहत्थे होकर आतंकवादियों को हराया था, जिसने अपनी पीठ पर गोली रोकी थी। क्या यह वही व्यक्ति था? उधर जियांगचेंग के सबसे आलीशान पहाड़ी विला क्षेत्र में स्थित था सुपरिवार का भव्य एस्टेट। विशाल फ्रेंच विंडो के सामने रेशमी नाइट गाउन में खड़ी थी सुमुशुए। चांदनी उसकी खूबसूरती पर बिखर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह सिर्फ आकर्षण नहीं, वह ऑब्सेशन था। बड़ी मालकिन, पुलिस के अंदरूनी सूत्रों से खबर आई है। फूबो तेज कदमों से अंदर आया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और हल्की सी दहशत भी। झाओ तियानबा और उसके 300 चुने हुए लोग सब खत्म हो चुके हैं। एक ही व्यक्ति के हमला करने के निशान मिले हैं और घटनास्थल पर पियानो बजाने के संकेत भी मिले हैं। उस जैसे व्यक्ति जो बादलों के ऊपर खड़े होते हैं, वे झाओ तियानबा जैसे कीड़ों को अपने आसपास भटकने नहीं देते। बड़ी मालकिन, एक और बात। फूबो ने एक एन्क्रिप्टेड टैबलेट आगे बढ़ाया। आपके आदेश पर हमने सू ग्रुप की सबसे इलीट हैकर टीम को लगाया। हमने सिविल रजिस्ट्रेशन और टैलेंट डेटाबेस तक एक्सेस कर लिया और आखिरकार उनकी पहचान मिल गई। सुमुशुए ने तुरंत टैबलेट थाम लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी, वह जड़ हो गई। नाम लिन चेन, फूड डिलीवरी राइडर पार्ट टाइम, गोद ली हुई छोटी बहन, गंभीर ल्यूकेमिया से पीड़ित, आर्थिक स्थिति कर्ज में डूबा, अत्यंत गरीब पता, किराए का कमरा। ये प्रोफाइल इतनी साधारण थी कि असाधारण लग रही थी। नहीं, साधारण भी नहीं, ये संघर्ष। फूबो ने गहरी सांस ली। लगता है हम गलत थे। वह भले ही असाधारण योद्धा हो, लेकिन उसकी किस्मत बेहद दुखद रही है। शायद बस किसी एंशिएंट मार्शल इनहेरिटेंस का भाग्यशाली वारिस है, लेकिन आप तो अरबों की उत्तराधिकारी हैं। उसके बहुत करीब जाना परिवार को स्वीकार नहीं होगा। और वह 120 मिलियन की कोएनिक्स घोस्ट, वह टॉप सीक्रेट आर्मर्ड एस्टन मार्टिन, क्या ये सब किसी गरीब लड़के के खिलौने हैं? उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान उभर आई। ये फाइल बहुत परफेक्ट है, टू परफेक्ट। और जो चीज़ इतनी परफेक्ट हो, वह अक्सर सबसे बड़ा झूठ होती है। फूबो स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आपका मतलब? सुमुशुए ने अपने लाल होंठ भींच लिए। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें अटूट विश्वास था। लिन साहब की असली पहचान हमारी कल्पना से भी परे है। ये किसी साधारण अमीर घराने का बेटा नहीं, सिर्फ देश की सबसे गुप्त एजेंसियां या सदियों पुरानी संरक्षक वंशावली ही किसी इंसान का अतीत इतनी फ्लॉलेसली छुपा सकती है। वह यहाँ इस साधारण दुनिया में एक गरीब इंसान बनकर जी रहे हैं, क्योंकि यह उनका परीक्षण है। तुरंत सुपरिवार के सभी मीडिया और पीआर नेटवर्क को सक्रिय करो। आज रात लिन साहब की मौजूदगी से जुड़ा हर सीसीटीवी फुटेज, हर डिजिटल निशान मिटा दिया जाए। अगर वह गुमनाम रहना चाहते हैं, तो मैं उनके इस खेल में उनकी सबसे मजबूत एलाई बनूंगी। उसी समय जियांगचेंग से हजारों किलोमीटर दूर चीन की सत्ता के केंद्र क्योटो में यह था ड्रैगन परिवार का निवास। एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य भी सिर झुकाते थे। महंगे पर्पल सैंडलवुड स्टडी रूम में हाथ से कढ़ाई किए गए शानदार चोगे में बैठा था एक युवा पुरुष। वह था लोंगाओ, राजधानी की युवा पीढ़ी का निर्विवाद नंबर 1। उसके हाथ में जियांगचेंग से आई ताज़ा रिपोर्ट थी। पहला पन्ना, सुमुशुए की वायरल पोस्ट, एक रहस्यमयी कार गॉड के लिए सुपरिवार की आइस क्वीन ने खुद सोशल मीडिया पर युद्ध छेड़ दिया था। दूसरा पन्ना, मिशेलिन रेस्तरां की तस्वीर में लिन चेन ने सुमुशुए को अपनी बाहों में सुरक्षित छुपा रखा था। क्रैक, लोंगाओ की उंगलियां कस गईं। उसके हाथ में पकड़ा महंगा फ्रेंच क्रिस्टल वाइन ग्लास चकनाचूर हो गया। लाल वाइन और कांच के टुकड़े धीरे धीरे उसके हाथों से टपकते हुए कालीन पर गिरने लगे। उसने सफेद रेशमी रूमाल से अपने हाथ पोंछे। हर हरकत में घृणा थी। उसकी आवाज़ फुफकारती हुई सांप जैसी थी। डार्क वेब को सूचना दो,
$100 मिलियन। लिन चेन की जान चाहिए मुझे, और उसका सिर अगले महीने सुपरिवार में मेरी सगाई का उपहार होगा। उसी क्षण साफ आसमान पर काले बादल छा गए, जैसे प्रकृति स्वयं आने वाले तूफान की आहट सुन चुकी हो। सुबह के ठीक 9:30 बजे शेयर बाजार खुला। मुख्य ट्रेडर अपनी आंखें फाड़े सामने लगी उन हरी डरावनी स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखें खून सी लाल थीं, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर फर्श पर गिरा, कांच बिखर गया, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। पूरा मार्केट लोअर सर्किट में चला गया। उसकी आवाज टूट गई। वह लगभग चीख पड़ा। मार्केट खुलने के सिर्फ 3 सेकंड में सेल ऑन ऑर्डर 1000 करोड़ पार कर चुके हैं। हमारी पूरी डिफेंस लाइन चंद पलों में टूट गई। फंड पुल पूरी तरह खाली हो चुका है। खत्म, सब खत्म। सुग्रुप खत्म हो गया। पूरे ट्रेडिंग हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। हर चेहरा सफेद पड़ चुका था। सिर्फ 3 सेकंड और 300 अरब की मार्केट वैल्यू हवा में गायब। उधर अध्यक्ष के कार्यालय में फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। हर रिंग जैसे मौत का निमंत्रण। मिस सू, बहुत बुरी खबर है। जियांगचेंग के चारों बड़े बैंकों के अध्यक्षों ने एक साथ कॉल किया है। उन्होंने हमारे लोन कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा खत्म कर दिए हैं। 2 घंटे के भीतर हमें 150 अरब का ब्रिज लोन चुकाना होगा। प्रेसिडेंट सू, शहर के पश्चिमी इलाके का 100 अरब वाला लैंडमार्क प्रोजेक्ट 30 निर्माण सामग्री सप्लायर्स ने 3 गुना पेनल्टी देने के बावजूद सप्लाई रोक दी है। पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया है। सू मैडम, टैक्स, इंडस्ट्री, फायर डिपार्टमेंट सहित 7 विभागों की संयुक्त जांच टीम नीचे पहुंच चुकी है। वे हमारे मुख्य अकाउंट्स सील करना चाहते हैं। एक के बाद एक बुरी खबरें, मानो आसमान से पत्थर बरस रहे हों। वह विशाल कार्यालय जो कभी जियांगचेंग की शक्ति का प्रतीक था, अब ढाते साम्राज्य की आखिरी दीवार जैसा लग रहा था। और तभी एक नाम हवा में गूंजा, लॉन्ग परिवार। हुआशिया का असली संरक्षक, वित्त और सत्ता की दुनिया का निर्विवाद सम्राट। अगर सू परिवार जियांगचेंग की एक ताकतवर नागिन था, तो लॉन्ग परिवार पूरे हुआशिया पर कुंडली मारकर बैठा हुआ अजगर था। उनके एक कदम से देश की अर्थव्यवस्था तक कांप उठती थी। रिपोर्ट देने वाले की आवाज डर से कांप रही थी। लॉन्ग परिवार के युवा उत्तराधिकारी लॉन्गाओ ने साफ कह दिया है, जिस महिला पर उनकी नजर है उस पर किसी और का नाम तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह चाहते हैं कि पूरा सुग्रुप लिन चेन नाम के उस युवक के साथ दफन हो जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया, जब तक सुमुश्वे की उंगलियां मुट्ठी में इतनी कस गईं कि नाखून हथेली में धंस गए। जब तक आप तुरंत राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सार्वजनिक रूप से लीन चेन से सारे संबंध खत्म करने की घोषणा न करें और यह स्वीकार न करें कि आप लॉन्गाओ की निजी संपत्ति हैं। वह रुका, फिर और धीमे स्वर में बोला, और लिन चेन को बांधकर क्योटो भेज दें ताकि यंग मास्टर लॉन्ग जैसा चाहें उसके साथ वैसा कर सकें। एक पल के लिए समय थम गया। सपने देखना बंद करो। सुमुश्वे अचानक मुड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में आग भड़क उठी। उसने हाथ उठाया, एक ऐसी रानी की तरह जो युद्ध नहीं, मृत्यु का स्वागत करने जा रही हो। जाओ, आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करो। आधे घंटे बाद सुग्रुप की लॉबी में मानो पूरा शहर उमड़ आया था। जियांगचेंग ही नहीं, पूरे देश से सैकड़ों पत्रकार वहां मौजूद थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी, मानो गोलियों की बारिश हो रही हो। और सबसे आगे गुलाबी सूट पहने, चेहरे पर बेहुदा घमंड लिए खड़ा था वांग तिंग। सु मैडम, क्या आपने सच में एक डिलीवरी बॉय के लिए लॉन्ग परिवार को नाराज किया है? क्या सु ग्रुप दिवालिया होने जा रहा है? क्या आप देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही हैं? हजारों उंगलियां उसकी ओर उठीं, लेकिन सुमुश्वे वह अडिग खड़ी रही। उसकी रीढ़ तलवार की तरह सीधी थी, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। उसने माइक्रोफोन उठाया और फिर एक ऐसी आवाज में बोली जिसमें न डर था न पछतावा, सिर्फ गर्व। मैं सुमुश्वे आज यह घोषणा करती हूं, सु ग्रुप कभी किसी पूंजीपति शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाएगा। उसने ठहर कर कहा, और जहां तक श्रीलिन का सवाल है, उसकी आंखों में चमक उभर आई। वह इस जीवन में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सच्चे हृदय से निहारती हूं। तुम लोग उनकी महानता को समझने के योग्य ही नहीं हो। अगर युद्ध चाहिए, उसने ठंडी दृढ़ आवाज में कहा। उसी समय जियांगचेंग के सबसे व्यस्त सीबीडी चौराहे पर लाल बत्ती के सामने एक पुरानी पीली डिलीवरी बाइक शांत खड़ी थी। मैं उस पर बैठा था, पीली जैकेट पहने, एक पैर जमीन पर टिकाए, पीछे अभी अभी उठाया गया फूड बॉक्स रखा था। मैंने धीरे से सिर उठाया। सामने 100 मीटर ऊंची विशाल एलईडी स्क्रीन पर सू ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी। स्क्रीन पर सू मुश्वे का पीला लेकिन अडिग चेहरा था, और फिर उसकी वो आवाज। वो इस जीवन में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं निहारती हूं। लेकिन उसी के साथ वांग तैंग की जहरीली हंसी भी गूंज रही थी। वो डिलीवरी बॉय तो अब तक नाले में छिपा होगा। आसपास खड़े लोग हंस रहे थे। लग्जरी कारों में बैठे लोग उंगलियां दिखा रहे थे। देखो, अरबों की मालकिन पागल हो गई है। एक डिलीवरी बॉय के लिए लॉन्ग परिवार से टकरा रही है। वो लिन चैन कायर निकला। इतनी बड़ी बात हो गई और उसका कहीं नामो निशान नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा।
एक शब्द भी नहीं। लेकिन मेरी आंखें, वे धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। उनकी गहराई में अब शांत आकाश नहीं था, वहां कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो बहुत समय से सोया हुआ था। और जब वो जागेगा तो सबसे पहले कौन कांपेगा? एक पल, बस एक पल के लिए पूरा चौराहा जैसे ठहर गया और मेरे भीतर वर्षों से दबा हुआ वो तूफान अब सांस लेने लगा था। मेरी उंगलियां डिलीवरी बाइक के हैंडल पर कस गईं। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में अब वो ठंडक उतर चुकी थी जो सिर्फ तब जन्म लेती है जब किसी इंसान की आखिरी सीमा को छू लिया जाए। उसी क्षण मेरे मन में एक भारी, प्राचीन, बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। डिंग। सर्वोच्च भाग्यवती नारी गंभीर संकट में है। डिंग। होस्ट की गरिमा को खुली चुनौती दी गई है। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और फिर खुलीं। उनमें अब पहले वाला शांत डिलीवरी बॉय नहीं था, वहां सिर्फ निर्णय था। उधर उस विशाल बोर्डरूम की हवा इतनी भारी हो चुकी थी मानो उसे चाकू से काटा जा सकता हो। 15 मीटर लंबी हुआंग हुआली लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठे थे सू ग्रुप के 12 सबसे प्रभावशाली शेयर होल्डर और वरिष्ठ अधिकारी। लेकिन आज उनकी आंखों में न निष्ठा थी न सम्मान, सिर्फ लालच था और डर। सू मुश्वे मेज के शीर्ष पर बैठी थी। उसके सामने बैठा था वो आदमी जिसे यहां होने का कोई अधिकार नहीं था, वांग टैंग। उसके होठों पर जहरीली मुस्कान थी और उसके पीछे खड़े थे लॉन्ग परिवार के 2 मार्शल आर्ट मास्टर्स। उनकी कनपटियां उभरी हुईं, शरीर से निकलती भयावह शक्ति पूरे कमरे को दबा रही थी। तभी धड़ाम। सू ग्रुप के उपाध्यक्ष और कभी सू परिवार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे ली चांगोंग ने मेज पर इतनी जोर से हाथ मारा कि सब चौंक गए। सू मुश्वे, बहुत हो चुका। उसकी उंगली सीधी उसकी ओर उठी हुई थी, चेहरे पर सम्मान का नामो निशान नहीं था। तुम्हारी जिद की वजह से, उस लिन चैन नाम के आदमी की वजह से, कंपनी एक ही दिन में 300 अरब गंवा चुकी है। उसकी आवाज कमरे में हथौड़े की तरह गूंज उठी। बैंक अंतिम चेतावनी दे चुका है। 1 घंटे के भीतर अगर 150 अरब की फंडिंग नहीं आई तो हम सब तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाएंगे। सू मुश्वे की आंखें कांप उठीं। ली अंकल? उसकी आवाज में अविश्वास था। वो आदमी जिसने उसे बचपन से बढ़ते देखा था आज उसी पर वार कर रहा था। लेकिन ली चांगोंग का चेहरा पत्थर जैसा कठोर था। मुझे ली अंकल मत कहो, मैं आज सभी शेयर होल्डरों की ओर से बोल रहा हूं और हम तुम्हें पद से हटाने आए हैं। ये कहकर उसने एक दस्तावेज उसके सामने फेंक दिया। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। अभी इसी वक्त इस पर हस्ताक्षर करो। सू ग्रुप की पूरी हिस्सेदारी वांग शाओ को सौंप दो। यही लॉन्ग परिवार की आखिरी दया है। और फिर एक के बाद एक आवाजें उठने लगीं। हाँ, साइन करो। अपनी जिद के लिए हमें मत डुबो। एक डिलीवरी बॉय के लिए पूरी कंपनी क्यों बर्बाद कर रही हो? मानव स्वभाव, जब लाभ और भय के बीच फंसता है तो उसका सबसे कुरूप चेहरा सामने आता है। वांग टैंग अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था, एक पैर दूसरे पर चढ़ाए हुए, हाथ में सिगार, चेहरे पर विजय का घमंड। उसने धुएं का एक छल्ला हवा में छोड़ा और मुस्कुराया। सू प्रेसिडेंट? हवा में भारीपन है। सू मुक्सियों के सामने मेज पर एक दस्तावेज रखा है। ये उसकी हार का सबूत है। वैंग टेंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वो सू की बेबसी का आनंद ले रहा है। वैंग टेंग की आवाज जहर जैसी कड़वी है। हस्ताक्षर करो। आज रात से तुम सूश्री नहीं बल्कि लॉन्ग शाओ की एक गुलाम होगी। और रहा तुम्हारा वो लिन चेन, तो अब तक वो किसी कचड़े के डिब्बे के पास घुटने टेके भीख मांग रहा होगा। सू मुक्सियों का शरीर ठंडा पड़ चुका है। उसकी उंगलियां मेज पर रखे सोने के पेन की ओर कांपते हुए बढ़ रही हैं। उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है। नहीं, मन प्रार्थना करती है, लिन, अगर आप वाकई वो हैं जो मैं सोचती हूं तो कृपया यहां मत आना। लॉन्ग परिवार की ताकत बहुत भयानक है। जैसे ही पेन की नोक कागज को छूने वाली थी तभी एक्शन का विस्फोट, धमाका, एक ऐसा शोर जैसे कोई मिसाइल टकराई हो। हजारों किलो वजनी वो ठोस लकड़ी का दरवाजा और 30 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की दीवार एक झटके में किसी कागज की तरह फट गई। ईंटें, पत्थर और लकड़ी के टुकड़े गोलियों की रफ्तार से कमरे के भीतर बरसने लगे। वैंग टेंग के पीछे खड़े लॉन्ग परिवार के 2 मार्शल आर्ट्स मास्टर संभल भी नहीं पाए। वो हवा में उड़ते हुए दीवार से जा टकराए। पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया, जैसे भौतिकी के सारे नियम टूट गए हों। एक ऐसी सम्राट जैसी आभा हवा में फैल गई कि वहां मौजूद हर शख्स के घुटने कांपने लगे। धुएं और धूल के गुबार से कदमों की आहट सुनाई दी। ये मौत की उल्टी गिनती की तरह थी। नायक का प्रवेश। धूल छटी और रोशनी के विरुद्ध एक लंबा शक्तिशाली साया उभरा। वो लिन चेन था। उसने काले रंग का एक कस्टम मेड सूट पहना था, एक ऐसा काला रंग जो आसपास की सारी रोशनी को सोख रहा था।
उसके कोट की आस्तीन पर लगे नीले हीरे तारों की तरह चमक रहे थे। वो बस वहां खड़ा था, पर उसका दबदबा ऐसा था जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो। सू मुक्स्यू के हाथ से सोने का पेन नीचे गिर गया। उसका रक्षक, उसका भगवान रोशनी के साथ आ चुका था। वैंग टेंग के हाथ से उसका सिगार गिर गया, जिससे उसकी पैंट में छेद हो गया, लेकिन उसे होश नहीं था। तुम कौन हो? वो थरथराया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वीडियो में दिखने वाला मामूली डिलीवरी बॉय ऐसा खूंखार सम्राट हो सकता है। न्याय का प्रहार। ली ने वैंग टेंग की तरफ देखा तक नहीं, वो सीधे बोर्ड मीटिंग के मेज के मुख्य हिस्से पर जाकर खड़ा हो गया। उसकी ठंडी नजरें कमरे में घूम गईं। किसने कहा था कि उसे पद छोड़ना होगा? लीन की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द किसी धारदार चाकू की तरह कानों को चीर रहा था। ली चैंगगोंग ने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैं हूं वो कंपनी के 15 बिलियन के कर्ज को नहीं भर सकती, उसे जाना होगा। और तुम। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही ली ने केवल एक नजर डाली। एक अदृश्य ऊर्जा हवा में विस्फोट की तरह उठी। ली चैंगगोंग का भारी शरीर ऐसे पीछे फेंका जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो। वो खिड़की का बुलेट प्रूफ कांच तोड़ते हुए 99वीं मंजिल के बाहर लटक गया। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। ली ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसने अपनी जेब से एक गुप्त दस्तावेज निकाला और उसे कचड़े की तरह मेज पर फेंक दिया। ये 10 बिलियन डॉलर का, यानी 1000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश अनुबंध है। नकद 10 मिनट के भीतर खाते में होगा। पूरा कमरा सन्न रह गया। वैंग टेंग पागलों की तरह हंसने लगा। झूठ! एक डिलीवरी बॉय और 10 बिलियन डॉलर? तुम जाली कागजात के लिए जेल जाओगे। लेकिन अनुभवी बूढ़े शेयर होल्डर्स की हंसी गायब थी। उनके हाथ कांप रहे थे। जब उन्होंने दस्तावेज का आखिरी पन्ना खोला तो वहां ज्यूडिंग रॉड्स की काले सोने की मोहर लगी थी। एक बुजुर्ग निवेशक की आवाज लड़खड़ाई, ये तो दुनिया के सर्वोच्च वित्तीय संघ की मोहर है। इस मोहर के साथ आप 10 बिलियन तो क्या, पूरा देश खरीद सकते हैं। पूरे 99वीं फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। जो लोग बगावत कर रहे थे, उनके पैर अब डर के मारे कांप रहे थे। लिन चैन वहां शांत खड़ा था, जैसे पूरी दुनिया अब उसके कदमों में हो। जो शेयर होल्डर्स कुछ मिनट पहले तक दहाड़ रहे थे, सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी मोहर को देखकर उनके पैरों से ताकत गायब हो गई। 99वीं मंजिल का वो सुप्रीम बोर्ड रूम अचानक इतना खामोश हो गया कि दिलों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। सभी पुराने शेयर होल्डर्स उस टॉप सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी रूह शरीर छोड़ चुकी हो। वॉन्ग टैंग का चेहरा राख की तरह सफेद पड़ चुका था। नकली है, ये बिल्कुल नकली है। उसकी आवाज हिस्टेरिकल हो चुकी थी। 100 बिलियन डॉलर का क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, सिर्फ अप्रूवल में आधा महीना लग जाता है। वो एक डिलीवरी बॉय ये कैसे कर सकता है? उसके पैर कांपे और उसकी पैंट से पीले डर की धारा बह निकली। धप! वो सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उसकी आंखें ऐसे फैल गईं जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। और फिर एक के बाद एक, धप धप धप। ली चांगगोंग के नेतृत्व में सारे गद्दार शेयर होल्डर्स भी घुटनों पर गिर पड़े। उनके माथे जमीन से टकरा रहे थे। आवाज में दया की भीख थी। लॉर्ड लिन, हमारे पूर्वज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें हवा समझकर छोड़ दीजिए। चेहरा बर्फ की तरह ठंडा, बस एक शब्द कहा, निकलो। सू मुशुए ने तुरंत कमांड संभाली। उनकी आवाज तलवार की धार जैसी तेज थी। सिक्योरिटी, इन सभी ट्रेटर्स को तुरंत बाहर फेंको। और वॉन्ग टैंग, उसे उसके परिवार के पास वापस भेजो, पूरी तरह बर्बाद करके। कुछ ही मिनटों में बोर्ड रूम चीखों से भर गया। फिर सब शांत हो गया, जैसे तूफान गुजर चुका हो। तभी फर्श पर पड़े वॉन्ग टैंग के फोन की घंटी अचानक पागलों की तरह बजनी उठी। स्क्रीन पर नाम चमका, लॉन्ग आओ, क्योटो। सू मुशुए का चेहरा तन गया, लेकिन तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक हल्की ठंडी मुस्कान थी। तुम आगे बढ़े, एक ही कदम में, और फिर क्रैक! तुमने फोन की स्क्रीन अपने जूते के नीचे कुचल दी। स्पीकर ऑन कर दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से एक घमंडी बर्फीली आवाज गूंजी, वॉन्ग टैंग, सू परिवार की उस औरत ने साइन कर दिया। और उस बेकार लिन चैन की कितनी टांगें तोड़ी तुमने दोनों हाथ ट्राउजर पॉकेट्स में डाले। होठों पर एक तिरछी खतरनाक स्माइल उभरी। लॉन्ग आओ, तुम्हारा कुत्ता अब खत्म हो चुका है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आवाज और भी ठंडी हो गई। तो तुम ही हो, लिन चैन। लगता है तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुमने किसे चुनौती दी है। कुछ 100 बिलियन लेकर मत सोचो कि तुम सू परिवार को बचा लोगे।
लॉन्ग परिवार ने वॉल स्ट्रीट के सबसे निर्दयी शॉर्ट सेलिंग कंसोर्शियम के साथ हाथ मिला लिया है। 1500 बिलियन कैपिटल इस वक्त सू ग्रुप के स्टॉक को चारों तरफ से घेर चुका है। पैसा ज्यादा है, गुड। मैं पूरे चीन के सामने तुम्हें और सू मुशुए को फाइनेंशियल मार्केट में कुचल दूंगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों से तुम्हारे शेयर्स को कागज का टुकड़ा बनते देखने पर मजबूर करूंगा। टूट। कॉल कट गई। उसी पल सीएफओ की कांपती आवाज गूंजी। सू मैडम, मिस्टर लिन, बड़ी मुसीबत है। उनकी आंखें टैबलेट पर जमी थीं। वॉल स्ट्रीट ब्लडस्टोन कंसोर्शियम ने सुइसाइडल शॉर्ट अटैक शुरू कर दिया है। उन्होंने 100x इलीगल लेवरेज यूज किया है। हमारे स्टॉक पर मिसाइल्स की तरह सेल ऑर्डर्स गिर रहे हैं। प्राइस लोअर सर्किट पर जैम हो चुका है। $10 बिलियन होने के बावजूद इस लेवल के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सीज में हम 1 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। सारा कैपिटल वेपराइज हो जाएगा। फाइनेंशियल सीज। तुम्हारी आंखों में एक हल्की, ऑलमोस्ट इंसल्टिंग मुस्कान तैर गई। तुमने धीरे से अपने सूट का एक बटन खोला और फिर कमांड सेंटर की ओर बढ़ गए। सिस्टम, टेम्पररी स्किल्स एक्टिवेट, गॉड लेवल फाइनेंशियल ट्रेडर एंड हैकर एम्परर। डिंग। 3 मिलियन शॉक पॉइंट्स डिडक्टेड। God level financial trader merged. Brain calculation speed now exceeds the world's most advanced quantum systems. Hacker emperor merged. जहां नेटवर्क है वहां आप ही गॉड हैं। एक पल में अनगिनत डेटा स्ट्रीम्स तुम्हारी आंखों में बिजली की तरह चमकने लगे। तुम ट्रेडिंग सीट पर बैठे। पूरे नेटवर्क का लाइव फीड इस मेन स्क्रीन पर डालो। पीआर डायरेक्टर लगभग उछल पड़ा। क्या सर, ऐसा हुआ तो करोड़ों इन्वेस्टर्स हमें लाइव देखेंगे। तुम्हारी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें आदेश नहीं, फैसला था। मैंने कहा, स्विच इट ऑन। कोई बहस नहीं हुई, कोई हिम्मत नहीं हुई। 3 सेकंड बाद देश के सबसे बड़े लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ स्क्रीन चमकी। सू ग्रुप का स्टॉक चार्ट और कंट्रोल डेस्क पर बैठे तुम्हारे पीछे का सिलुएट सीधे करोड़ों लोगों के सामने था। पूरा इंटरनेट फट पड़ा। ओ माय गॉड, ये कौन है? क्या यही मिस्टीरियस यंग मास्टर चैन है? इतना हैंडसम, क्या वो खुद मार्केट ऑपरेट करेगा? पागल है क्या? सामने वॉल स्ट्रीट है। लेकिन तुम बिल्कुल शांत थे। देश भर के इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेटरन ट्रेडर्स, सबकी नजरें सिर्फ तुम पर टिक गईं। और फिर तुम्हारी उंगलियां कीबोर्ड पर उतरी। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वॉल स्ट्रीट के भेड़ियों, आज तुम्हें हस्की बना दूंगा। पहली की दबते ही युद्ध शुरू हो गया। उधर से आदेश गूंजा, हार्ड सेल, पूरा दबाव डालो, 100x लेवरेज, उसे कुचल दो। लेकिन तुम्हारे होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। फाइनेंशियल वॉर डेटा से जीती जाती है, लेकिन अगर मैदान में हैकर एम्परर उतर आए तो? नाइव। तुमने एंटर दबाया। सीधे वॉल स्ट्रीट ब्लडस्टोन कंसोर्शियम के ओवरसीज सर्वर्स की ओर। अलार्म बजने लगे, बीप बीप बीप। और फिर स्क्रीन वापस जियांग चैंग पर लौटी। तुम्हारे हाथ कीबोर्ड से उठे। अगले ही सेकंड सू ग्रुप के के लाइन चार्ट ने मानो 1000 साल की नींद से जागे किसी ड्रैगन की तरह आंखें खोली। एक सीधी, भयानक 90 डिग्री वर्टिकल लाइन लोअर सर्किट को चीरती हुई सीधे अपर सर्किट पर जाकर लॉक हो गई। लोअर लिमिट से अपर लिमिट सिर्फ 1 मिनट में। हेवन टू हेल नहीं, हेल टू हेवन। और तभी लाइव स्क्रीन के कोने में फ्लैश हुआ, ब्लडस्टोन कंसोर्शियम मार्जिन 0, फोर्स्ड लिक्विडेशन इनिशिएटेड। पूरा इंटरनेट कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर विस्फोट हुआ। 1 मिनट में वॉल स्ट्रीट को रिवर्स किल। ये इंसान है या भगवान? उसने सिर्फ स्टॉक नहीं उठाया, सामने वाले की तिजोरी भी खाली कर दी। लेजेंड, एब्सोल्यूट लेजेंड। देश भर के ब्रोकरेज हॉल्स में पुराने इन्वेस्टर्स की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ तो स्क्रीन के सामने झुक गए। और उसी समय हजारों किलोमीटर दूर क्योटो में लॉन्ग फैमिली के अंडरग्राउंड फाइनेंस कमांड सेंटर में लॉन्ग आओ अपने विशाल स्क्रीन को घूर रहा था। 10 बिलियन, 5 बिलियन, 10 मिलियन, फिर 0, कंप्लीट लिक्विडेशन। उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो गया। उसने सीने में तेज जलन महसूस की, गला मीठा हुआ और अगले ही पल उसने सबके सामने खून उगल दिया। उसका शरीर ऐसे ढह गया जैसे किसी ने उसकी रीढ़ ही निकाल ली हो। वो महंगी लेदर चेयर पर ढेर हो गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। क्या लॉन्ग फैमिली इतनी आसानी से हार मान लेगी, या ये सिर्फ उस तूफान की पहली गर्जना थी जो सब कुछ बदल देने वाला था?